हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 12 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था और ये डेटा हूबहू जैसे जैसे मुझे मिला मैंने सोचा कि आप लोगों को करा दूँ। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था। साइन 34 डिग्री, कॉस 64 डिग्री माइनस कॉस 4 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा गया था। मैंने बोला था कि देखो, इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी बने ना तो आपको साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, वो सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूला याद था तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉस 64 और कॉस 4 डिग्री है, तो ये नहीं मैं कह सकता हूँ कॉस सी माइनस कॉस डी का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो, ध्यान से देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी है तो ये क्या होगा, साइन के टर्म में होगा, तो ये साइन 34 तो एज इट इज रह जाएगा। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, वरना करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin c+d/2। तो c+d/2 क्या होगा, 64 और 4 68, और 68/2 34 हो जाएगा, यानी साइन 34 डिग्री हो गया ये वाला। अब ध्यान से देखो, d माइनस सी होता है, ठीक है, d माइनस सी होता है। चूंकि मैं माइनस को कॉमन ले ले रहा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा, और 64 में से 4 जाएगा तो 60, और 60/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया। और चूंकि जो मैंने माइनस कॉमन लिया था वो यहाँ आ जाएगा। अब आप लोग फॉर्मूला जानते हो, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन 34 और साइन 34 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर सिंपली आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा ये देख के। यहाँ पर आपको दे रखा था 1+10 अल्फा, 1+10 अल्फा, 1+10 4 अल्फा दे रखा था, और ये 2 दे रखा था। बोला था कि अल्फा आपका 0 से लेकर π/16 तक बिलोंग करता है, तो आपसे अल्फा का मान आपसे पूछा गया था, और ये ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से आपको दे रखा था। तो आप लोग चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको याद भी दिलाना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा या फिर मैंने आपको कराया भी था। 1+10a 1+10b इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। तो आपसे पूछा गया था मतलब a+b इक्वल टू वॉट, यानी a+b कितना वैल्यू होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी एग्जाम में। बस सेम फॉर्मेट पर, सेम कॉन्सेप्ट पर आपसे ये क्वेश्चन घुमा के आपसे ये पूछ लिया गया था आज आपसे पेपर में। हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, एक तो आपका वैल्यू अल्फा मतलब ए और बी है, किसी को भी एक तो 0 मान लेते थे और एक तो आपको 45 डिग्री मान लेते थे, क्योंकि हमको एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना होता था। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट जानते थे कि ए को अगर 0 करेंगे तो बी को 45 करेंगे, क्योंकि 0 और 1 1 हो जाएगा, और 1 1 2, तो 2 2 होल्ड हो जाएगा। तो आंसर आपका 45 डिग्री आ जाता था या फिर π/4 आ जाता था। मगर ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन आपका सेम फॉर्मेट में है, यहाँ पर केवल चीज़ों को हल्का घुमा दिया गया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चीज़ें समझ रहे हो तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिंपली अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो, मैं इसको बस ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और आपका, और ये आपका इसका इसके साथ हो गया, और ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो मैं सभी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा क्या, मैं इसको बस खोल रहा हूँ, तो ये 1 आ जाएगा, एक आपका 10 4 अल्फा आ जाएगा, ठीक है, एक आपका 10 अल्फा आ जाएगा, और एक आपका 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा। देखो ये करके मैं दिखाता नहीं, बट आपको समझ आए बस इसलिए करके दिखा रहा हूँ। ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ आपको देख के समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं इसी को यहाँ पर रखूँ, ये दिख रहा है आपको, और ये राइट हैंड साइड में 2 है, तो मैं इसी चीज़ को अब मैं सबको लेफ्ट में ले जा रहा हूँ। तो ये चीज़ को अगर मैं इसी जगह पर रख दूँ तो ये मेरा घुमा फिरा के क्या हो जाएगा, ये इसको मैं इसी जगह रखूँगा, 10 4 अल्फा प्लस 10 अल्फा, और यहाँ पर इक्वल टू 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, माइनस 10 अल्फा इंटू 10 4a। अब बोलो किसको किसको समझ आ चुका है। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं यही चीज़ को जो राइट हैंड साइड में है, मैं इसको नीचे ले आऊँ या फिर दोनों जगह मैं 1 - 10 अल्फा इंटू 10 4a से मैं डिवाइड कर दूँ, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 1 - 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, 10a+b का फॉर्मूला बन चुका है कि नहीं बन चुका है। तो ध्यान से देखो, 10 4 अल्फा और ये अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, 10 5 अल्फा हो जाएगा, और 1 आपका किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। चूंकि 10 45 डिग्री और 10 45 को मैं यहाँ पर सिंपली 10 π/4 लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 10 दोनों आपका कॉमन हो गया। तो मेरा अगर मैं इसको दोनों को इक्वल कर लूँगा तो मेरा बचेगा क्या, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यानी मेरा घुमा फिरा के इतना ही चीज़ आ गया। ये 10 4 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू ये 10
π/4। अब दोनों इक्वेट कर दे बस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 अल्फ़ा इक्वल टू π/4। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/20 आएगा कि नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये सिंपली आपका टाइमर वर्क का दिया दे रखा था, ये इफिशियंसी नहीं दे रखा था, ये उन दोनों का जैसे कि क्वेश्चन मुझे मिला है यहाँ से मुझे लगता है इफिशियंसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका उन दोनों का टाइम का रेशियो शायद दे रखा था, मतलब कितने समय में करेंगे, ये ए और बी ये दे रखा था, और बोला था कि ए 35 दिन में करेगा तो ए प्लस बी कितने दिन में मिल के करेगा, ये क्वेश्चन था। तो इसका मतलब अगर आप मैं देख पा रहा हूँ, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5 और 2, तो 5 का मतलब 35 है, तो 1 का मतलब 7, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 गुना 35 दोनों का पूछा था, यानी आप इसको सॉल्व कर लो, तो 7 से काटेंगे 2 और 7 और 5, यानी इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो जिसने भी 10 किया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से पूछा गया था। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन केवल आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आया था, ये मत सोचना कि क्वेश्चन इसी तरीके से आपको परोस के दे दिया गया था, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ये ज्योमेट्री क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे रखा था, कोई बाहा बिंदु था, एक्सटर्नल पॉइंट पी था, ये आपको एपी दे रखा था 12 और ओपी भी आपको दे रखा था 13, आपसे रेडियस पूछा था। अब आप जानते हो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर आप ट्रिपलेट ये देख के भी आपको पता चल रहा था ये 12 है ये 13 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आपसे रेडियस ही पूछा था पेपर में। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बोला गया था, क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली बोला था कि कोई दो संख्याओं का योग अगर 10 है, उन्हीं दो संख्याओं का वर्गों का योग अगर वर्गों का डिफरेंस, ठीक है, वर्गों का अंतर 60 है, तो आपका वो दो संख्या आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट आपको वैल्यू भी समझ आ रहा होगा, कोई भी देख के बता सकता है यार वैल्यू ये 8 होगा ये 2 होगा, तभी 8 और 2 10 होगा, और 8 8 64 और 64 पर 4 जाएगा 60, यानी ये दो संख्या क्या होगा 8 और 2 होगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, मैंने केवल लिख दिया ताकि समझ आए। एक क्वेश्चन आपका बोला था कि कोई एक आयत है, ठीक है, कोई ये एक रेक्टेंगल है, ये आपको 30 दे रखा था, ये लेंथ इसका 30 दे रखा था, बोला था कि इसका जो चौड़ाई होगा वो लेंथ का 2/3 है, तो 2/3 मतलब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। साथ में हिंट के तौर पे क्या बोला था कि जो आयत का जो परिमाप होगा वो वर्ग का परिमाप के बराबर होगा, तो आपसे उसी वर्ग का एरिया पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था। तो अब आप जानते हो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 30 और 20 50 और 50 50 100, यानी यही क्या हो गया आपका वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप मतलब 4 इक्वल टू 100, यानी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, यानी वर्ग का एक भुजा 25, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से था, कुछ इस तरीके से दे रखा था। क्या बोला गया था कि कोई खोखला गोला है, ठीक है, खोखला मतलब आप समझते हो होलो स्फीयर है, जिसका आपको बाहरी त्रिज्या 8 दे रखा था और आंतरिक त्रिज्या 4 दे रखा था। इसको पिघलाकर आपका एक शंकु बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, जिसका हाइट आपको बता दिया गया था, सॉरी ये हाइट नहीं बताया गया था, आपको डायमीटर दे रखा था। ठीक है, भाई ने जैसे बताया कि इसका हाइट जो आ रहा था आंसर शायद वो 14 आ रहा था। ठीक है, आपको उस शंकु का आपको व्यास दे रखा था 8, तो आपसे शंकु का हाइट पूछा था। क्वेश्चन सभी लोग समझ गए, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए खोखला गोला है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे क्योंकि मेल्ट करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा उठा के बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इस तरीक़ा से बना लेता हूँ, तो ये लिख लो 4 मतलब क्या हो जाएगा होलो स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, यानी ये 8 का क्यूब और ये आपका -4 का क्यूब इक्वल टू कौन बनाया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा 4 गुना 4 हो जाएगा, यानी ये 4 गुना 4 यानी 4 का स्क्वायर, और एच आपको निकालना था, ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पर सॉल्व करके हाइट निकाल सकते हो। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेंसुरेशन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा गया था, उसका डेटा मेरे पास नहीं है, समथिंग कुछ इस तरीके से शायद बोला गया था कि कोई एक सिलेंडर है, यानी कोई बेलन है, और बेलन में आपका गोला डाला जा रहा है। ठीक है, मतलब गोला डालते हैं तो इसका पानी, मतलब ये सिलेंडर में पानी भी भरा हुआ था, तो गोला डालने से पानी का हाइट कितना बढ़ जाएगा, समथिंग इस तरीके से क्वेश्चन आपका था। ठीक है, डेटा मेरे पास नहीं है, आप इसको भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, उसमें भी हाइट का ही पूछा था। एक क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से था, 10% और 15% से 2 सालों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस गिवन था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा था, आपसे सिंपली प्रिंसिपल पूछा था। ये भी आपको समझ आ गया क्वेश्चन।
कैसे बनाओगे ये आपको समझ आ गया। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किन्हीं को भी लगता होगा कि मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो देखो एनालिसिस का मतलब ही होता है कि आपको चीज़ें समझ आना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बन रहा है। बात समझ रहे हो? और मैं वही आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। समझ गया क्वेश्चन? यानी 10% और 15% का 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा था। क्या दे रखा था मुझे नहीं पता। आप यहाँ पर अगर मेरे हिसाब से अगर कुछ भी मान लो, कोई भी वैल्यू दे रखा था 1225 मान लो, तो आपसे अमाउंट या प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था पेपर में। ये अमाउंट होगा, ठीक है, प्रिंसिपल पूछा हो गया आपसे पेपर में। समझ गए? क्योंकि 10% से 2 साल का आप जानते हो कितना हो जाएगा। 10% से अगर मैं देख रहा हूँ 10% से 21 हो जाएगा, और 15% से अगर आप निकालोगे तो 32.25 हो जाएगा। तो इसी का रेट का डिफरेंस जो होगा वही मेरा डिफरेंस होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी डिफरेंस। तो इस तरीके से समथिंग क्वेश्चन आपका दे रखा था। क्लियर है? 2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, ये डेटा पूरा हूबहू इसी तरीके से दे रखा था। आप लोग बना लेना 98, 116, 134, 152, 38, और ये मिसिंग नंबर है 2 ठो, ये इसी तरीके से दे रखा था। देखो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे रखा था, ये देख लो, आपको फाइंड करना था a³ - b³ a² + b² ab। यही फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन आपका दे रखा था, देख लो ध्यान से, ठीक है। a³ - b³ बाई a² + ab + b²। तो आप डायरेक्ट जानते हो क्या हो जाएगा इसका आंसर, a - b हो जाएगा, यानी 0.97 और -0.1, यानी इसका करेक्ट आंसर 0.87 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना जिनका भी पेपर था, तो आप लोग कमेंट कर देना ताकि सभी लोग समझ पाए। एक क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से दे रखा था, रेशनलाइज फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था, यानी समथिंग मान लो कोई 3 ठो नंबर है, ये मैंने ऐसे लिख रखा था। मान लो कि एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये होगा, और समथिंग मान लो -2/√3 + 4। समझ आ रहा है? ये तीनों नंबर को रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी कॉन्जुगेट करके आपको सॉल्यूशन निकालना था। डेटा क्या था मुझे नहीं पता, मैंने बस केवल ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये 3 ठो आपको कोई नंबर दे रखा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर दे रखा था रूट में, जिसको आपको कॉन्जुगेट करके सॉल्व करना था। ठीक है, ये भी आपको समझ आ चुका है। एक क्वेश्चन आपका रूट पे बेसिस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये था। ठीक है, हूबहू ये इसको हटा दो, ये क्वेश्चन था, सॉल्व कर सकते हो। 25, 13, 4, इसका 4 आंसर आ रहा था। ठीक है, और आगे आएंगे। एक क्वेश्चन औसत से था। क्वेश्चन औसत में कुछ इस तरीके से बोला गया था कि 45 आदमी को औसत आपको दे रखा था 16.2। एक आदमी जब निकल जाता है तो औसत आपका 16.5 हो जाता है। फिर एक कोई दूसरा आदमी आता है तो औसत आपका 16.333 समथिंग कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आपसे बोला गया था कि बताओ उन 2 आदमी जो निकले थे आपका और एक आए थे, तो उन 2 आदमी का औसत आपसे पेपर में पूछा गया था। तो इसका भी आंसर आपका 6 हो जाएगा। 12 आ रहा है, 12 का 2 से भाग देंगे 6 आएगा। तो इसको भी ट्राई कर लेना एक बार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू इसी तरीके से। एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जो अच्छा पूछा गया था, बाद बाकी आप ऐसा बना सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया। एक आपका साधारण ब्याज से था, 13.5% रेट था, समय आपको 10 मंथ का दिया था, 10 मंथ का था। आपसे पूछा गया था इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ, और समथिंग प्रिंसिपल यही दे रखा था 13,500। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक क्वेश्चन और आपका क्या बोला गया था कि कोई 2 सामान था। ठीक है, कोई 2 सामान समथिंग मान लो कि ये आपका बाइक है और एक आपका कार है। ठीक है, या फिर आप इसको कार मान लो, ये इसको कार मान लो और इसको बाइक मान लो। इन दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था 3 और 2 का अनुपात दे रखा था। इन दोनों का विक्रय मूल्य का डिफरेंस भी दे रखा था 15,000 के बराबर है। आपसे पेपर में बाइक का विक्रय मूल्य पूछा गया था। बना सकते हो। 3, 2 का डिफरेंस कितना, एक का मतलब 15, तो ये एक का 45,000 और दूसरे का 30,000, तो आंसर आपका 30,000 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था प्रॉफिट लॉस में। एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से था, जैसे कि आप लोग जानते हो रिपीटेड क्वेश्चन इसी तरीके से बन रहा है। कोई 2 नंबर का रेशियो दे रखा था, 2 नंबर का अनुपात दे रखा था, एलसीएम भी दे रखा था, आपको वो 2 नंबर ज्ञात करने को बोला गया था पेपर में। तो यहाँ पर आप बना सकते हो, अगर 2 नंबर अगर मेरे को अनुपात में दे रखा है 1 और 2, तो इसका मतलब ये x हो गया और ये 2x हो गया। अब आप जानते हो यही x मेरा क्या होता है, HCF होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं, यही h मेरा क्या होता है, HCF हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 24 के बराबर है। तो आपको पता है आप जैसे चाहो बना सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू HCF इंटू एलसीएम भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो x का यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या आ गया, 12 निकल के आ गया, तो वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 12 और 1 24 हो जाएगा। बात समझ गए? एक क्वेश्चन देखो जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया था, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन था। आपको कोई 2 समीकरण दे रखा था। अब देखो समीकरण कैसा दिया गया था, जैसे कि मुझे डेटा पता चला, मैंने उसको अपनी तरफ से एडजस्ट करने का पूरा कोशिश किया है। ठीक है,
जहां तक लगता है 90 से 95% तक डेटा इसी तरीके से दे रखा था। आपको कोई दो समीकरण का निकाय दे रखा था, बोला था कि इसके अनंत हल होंगे, यानी कोई दो लीनियर इक्वेशन दे रखा था, बोला था इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आपको ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, यही आपको पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से दे रखा था, a+3b, a-3b = 0, a=3b, और एक ऑप्शन कुछ और था। अब बताओ ये क्वेश्चन सब कैसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले, मेरे को लगता है जनवरी में ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि मैंने आपको करा भी दिया था लीनियर इक्वेशन से आपको क्वेश्चन। और देखो अब आपका पहले से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जो जनवरी फरवरी में पेपर हुआ है, अब वहां से क्वेश्चन को शिफ्ट किया जा रहा है अभी के पेपर में। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपको पता है लीनियर इक्वेशन के अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी इसके अनंत हल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा उनके बीच में, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बोलो पता है कि नहीं पता है? तीन ही तो कंडीशन होते हैं, या तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होंगे यानी इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होंगे। समझ रहे हो? तो बस अब आपको पता है ये अनंत हल होंगे, तो मतलब वो दो लाइन क्या होगा, आपस में कोइंसाइड होगा। अब आप जैसा चाहो बना सकते हो यार। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में हो सकता था ए और बी का वैल्यू पूछ लेता, बट आपसे ए और बी का वैल्यू ना पूछ के ए और बी के बीच में रिलेशन पूछ लिया। समझ रहे हो? डबल घुमा दिया गया। तो पहले आप ए और बी का वैल्यू निकाल लो, या फिर आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को बस इक्वेट करके जल्दी से मैं बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, यही लिख देता हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा। देखो a1/a2, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, 2a/108 इक्वल टू y का कॉफिशिएंट क्या है, 2/a-b हो गया, इक्वल टू 8/48। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा, यानी तीनों का रेशियो सेम आना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, यहां से अगर मैं काटूं तो ये क्या आएगा, 54 आएगा। अब आप यहां से मुझे बताओ, मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ए का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा? 6 से काट देंगे 54 को, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। यानी साफ साफ दिख रहा है कि ए का वैल्यू जब 9 रखेंगे तो ये रेशियो मेरा इसके साथ इक्वल होगा, यानी ए का वैल्यू पता चल गया 9 होगा। उसी तरीके से अब बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। अब आप बी का वैल्यू निकालोगे, आपको पता है कि ए का वैल्यू 9 है, तो बी का वैल्यू में से क्या रखे जिससे मेरा ये भी होल्ड हो जाए। तो बी का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं -3 रख दूं तो आपको 9 -3 माइनस माइनस प्लस, यानी 9 3 12, और 2/12 क्या हो, 1/6 हो जाएगा। यानी ये सब कुछ होल्ड हो गया, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, यानी आपको पता चल गया ए और बी के बीच में रिलेशन ये है। अब आप देख सकते हो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, a+3b = 0, क्योंकि a का वैल्यू 9 और 3b, b आपका -3 है, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, -9, 9 9 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा ऑप्शन, ये वाला आंसर। तो इसी तरीके से आपका ऑप्शन बी दे रखा था। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाई है, ये 3 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे जो मैंने आपको दिखाया है। एक क्वेश्चन आपका और ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, वो क्लियर नहीं हो पाया कि क्वेश्चन वाकई में पूछा किस तरीके से गया था। ठीक है, मैं हल्का बताना भी चाहूंगा, डेटा एकदम भी क्लियर नहीं, अगर जिनको याद हो तो मुझे कमेंट कर देना। क्या समथिंग दे रखा था, ये इसी तरीके से दे रखा था कि cos 34 डिग्री, sin 34 डिग्री, समथिंग कुछ दे रखा था। ठीक है, कुछ भी दे रखा होगा, आपसे समथिंग कुछ पूछा गया था, फाइंड cos 17 समथिंग कुछ ऐसे दे रखा था, डेटा पूछा, पता नहीं कि कैसे दे रखा था। ये एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का और था, बाकी यही 3 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री के थे। और बाद बाकी डीआई के क्वेश्चन थे, जो कि आपके थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे। मैं आपको बता चुका हूँ कि डीआई के क्वेश्चन लेंदी बन रहे हैं, आपको देखना होगा कि आप उसको बना पाओगे या नहीं बना पाओगे विद इन टाइम में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बाद बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनके भी आने वाले दिनों पेपर है, आप 25 क्वेश्चन इजीली बना लोगे। आप 25 क्वेश्चन आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, बस शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाना होगा। बाद बाकी आप जितना प्रैक्टिस की हो वो मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से कूल होकर पेपर दो, आपका सब कुछ अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।